Hello students, welcoming you all once again to the MKJC and here in this lecture we are studying about the genetics. और बेटा genetics में जो हमारा आज का टॉपिक है that is the Mendelian, not Mendelian, Mendelian भी पढ़ेंगे but under a big heading that is known as a genetic disorders. क्योंकि हम लोगों ने म्यूटेशन पढ़ ली है तो म्यूटेशन के साथ ही साथ कनेक्टेड टॉपिक हम यहीं पे पढ़ लेते हैं ताकि जो भी हमने नॉलेज ली है वो फ्रेशली हम अप्लाई कर पाएँ इस टॉपिक के अंदर। तो व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो किसी भी म्यूटेशन की वजह से हो जाएं, तो क्या है डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशंस, है ना। अब सपोज कीजिए हम लोग क्या बोलते हैं जेनेटिक्स के अंदर कि जो कैरेक्टर हैं, जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो अगर सारे के सारे जीन ओके हैं दैट विल बी अ नॉर्मल ट्रांसमिशन। लेकिन अगर कोई भी डिजीज का जीन या कोई भी जीन है, सपोज कीजिए ट्रांसमिशन के टाइम पे उसमें किसी तरह की कोई म्यूटेशन हो गई, ट्रांसमिशन के टाइम पे भी नहीं, किसी भी कहीं पे, क्योंकि हमने म्यूटेशन के बहुत सारे रीजंस पढ़ लिए। अगर किसी भी वजह से उस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो वो जीन क्या कोज करेगा और वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, उसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई होगी ज़रूरी नहीं, मैंने क्या कहा था म्यूटेशन की वजह से पॉजिटिव भी हो सकती है म्यूटेशन, नेगेटिव भी हो सकती है, आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो म्यूटेशंस की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स बॉडी में हो सकते हैं, उन डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर को अब हम लोग दो हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे और वो दो हेडिंग्स हमारी क्या है बेटा, हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स को तो हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और कुछ होते हैं हमारे पास नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन से हैं बेटा, जो जीनिक म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो जीन म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। जीन म्यूटेशन समझाया था ना, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाई थी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह का ऑल्टरेशन आ जाएगा, किसकी, जीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अगर ऑल्टरेशन आ रहा है तो उसकी वजह से जो भी म्यूटेशंस कोज होंगी उन्हें हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन आर नोन एज मेंडेलियन disorders and the second are known as the non-Mendelian disorders. Non-Mendelian disorders. और क्या बोलते हैं बेटा हम इनको हम और बोल सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं बेटा ये किसकी वजह से हुई हैं, किस वजह से हुई हैं, जेनिक म्यूटेशंस की वजह से। क्या रीज़न क्या है इनका, क्या कोज है, जीन म्यूटेशंस। और यहाँ पे इनका रीज़न क्या है बेटा, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर का रीज़न क्या है, क्या कोज है यहाँ पे। एक तो मैंने लिख ही दिया है क्रोमोसोमल एबरेशंस और क्या थी, जीनोमैटिक म्यूटेशंस, जीनोमैटिक म्यूटेशंस एंड दी क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये इनका कोज है जिस वजह से ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब बेटा इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने इसमें स्टडी क्या क्या करनी है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड भी हो सकते हैं और सेक्स रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर हो रहे हैं बेटा किसकी वजह से, अगर किसी भी तरह की म्यूटेशन हो रही है इन दी ऑटोसोम्स, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स बोलेंगे हम उनको। और बेटा अगर किसी भी सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन म्यूटेशंस हो रही हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर में बेटा हम लिखें कि हम क्या क्या टाइप्स पढ़ेंगे, तो हम क्या क्या टाइप पढ़ने वाले हैं। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहली बात, नेम लिखने से पहले हम एक चीज़ करते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर
डोमिनेंट भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिसेसिव टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ी थी, हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, हीमोफीलिया पढ़ा था। तो वो मैंने बताया था ना, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जब होमोजाइगस कंडीशन में जीन होगा सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि रेसेसिव अगर ट्रेट है, अगर ये डिसऑर्डर रेसेसिव है, तो जब इसके साथ कोई डोमिनेंट प्रेजेंट होगा, मतलब हिट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तो डोमिनेंट इसके एक्सप्रेशन को आने ही नहीं देगा। बताया था ना। तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, मतलब रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, और वैसे भी अभी हम डिटेल में लेंगे वन बाय वन, तो आप वहाँ पे भी समझ जाएंगे। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, और यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इनकी कैटेगरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा सिकल सेल एनीमिया, हमें पढ़ना है बेटा थैलेसीमिया। तो रिसेसिव में क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे थैलेसीमिया, और हम पढ़ेंगे बेटा फिनाइल कीटोन न्यूरिया। इसके अलावा है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस, और उसके अलावा बेटा हमारे पास एल्बिनिज्म का भी नेम लिख लेते हैं, थोड़ा सा अकाउंट है इसका जिसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और डोमिनेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी बेटा, एक तो आ जाएगी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और दूसरी आ जाएगी बेटा पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली। अगर हम बात करें बेटा सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर की, तो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। और सेक्स क्रोमोसोम दो ही होते हैं, फीमेल होंगी उसके पास तो एक्स एक्स, मेल होगा तो एक्स एंड वाई। तो डिसऑर्डर्स हमारे पास बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एक्स लिंक्ड और दूसरे होते हैं बेटा वाई लिंक्ड। अब ये देखिए, अब आप बड़े लकी हो कि आप लोगों ने एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर सारे के सारे पढ़ लिए हैं। क्या किया है, एक्स लिंक में भी हमारे पास बेटा दो कैटेगरी है, क्या है, एक है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, इसको वैसे रेसेसिव और उसमें हम क्यों इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम अपने डिसऑर्डर के नाम लिख लेते हैं जो हमारे कोर्स में है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है बेटा जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, दैट इज़ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, और एक है बेटा हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, हीमोफीलिया, दैट इज ब्लीडर्स डिजीज। बस ये दो कोर्स में थे, हमने पढ़ लिया। उसके अलावा एक ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, आपकी मर्जी है पर वो हमें पढ़नी नहीं है तो उसका नेम हम नहीं लिखेंगे। और वाइलिंग बेटा हमारे पास एक ही होता है, हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कॉलम बनाया है तो एक नेम लिख लेते हैं, दैट इज हाइपर ट्राइकोसिस। क्या होता है बेटा हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, ट्राइकोसिस वर्ड आया है ट्राइकोम से, ट्राइकोम मीन्स टाइनी स्मॉल स्मॉल हेयर्स। अगर बॉडी के ऑल ओवर बॉडी के ऊपर या ईयर के ऊपर या कहीं पे भी बॉडी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा नंबर में हेयर ग्रोथ हो जाए, मतलब हेयर ग्रोथ अगर बढ़नी शुरू हो जाए बॉडी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। तो इट इज़ अ वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, बेसिकली मेल्स में मिलता है ये, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल के पास होता है। अब आ जाइए बेटा नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर पे। अब नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की बेटा अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। एक कैटेगरी आ जाएगी बेटा रिलेटेड टू सेक्स, मतलब सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर, और दूसरे हैं बेटा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में बेटा हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे सेक्स रिलेटेड में हमें दो पढ़ने हैं बेटा, एक तो हमें पढ़ना है टर्नर्स सिंड्रोम और दूसरा हमें पढ़ना है बेटा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है,
तो ये हमारे पास डिसऑर्डर्स का एक टेबल है। तो विल स्टार्ट फर्स्टली विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इसमें हम क्या नहीं पढ़ेंगे बेटा, एक तो हमें ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की बात नहीं करनी है, ठीक है। एक हमें, क्योंकि ये चार्ट किस लिए बनवाया जाता है बेटा, कुछ क्रॉसेस के अंदर आपको इन डिजीजेस के नेम दिए होते हैं, और वो क्रॉस या वो पेडिग्री, अभी हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, हम पेडिग्री की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी इन डिजीजेस से रिलेटेड आपको पेडिग्री सॉल्व करनी होगी। तो वो पेडिग्री सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में पता तो होना चाहिए कि ये डिसऑर्डर जो है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो इसके लिए कुछ के नेम हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये नहीं पढ़ने, हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो बेटा ये कलर ब्लाइंडनेस हम पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जहाँ पे सेक्स लिंकेज करवाई थी ना आपको, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे हमने दोनों कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, 1 2 3, यहाँ से हमें रिसेसिव डिजीज में से सिर्फ ये 3 पढ़नी है, और उसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, ये 4 5 एंड 6। तो ये 6 डिसऑर्डर्स आज हमारा टारगेट है। तो विल स्टार्ट विद द ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें सबसे पहले विल टॉक अबाउट दी क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा इस डिसऑर्डर के बारे में आप बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे भी दिया था जब मैं आपको करवा रही थी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वहाँ पे। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया के नेम से पता चल रहा है, अनीमिया, अनीमिया बोले तो कमी, हम कहते हैं ना खून की कमी हो गई, अनीमिक हो गया, खून की कमी नहीं, क्या होता है, आरबीसी कम हो गए। आरबीसी भी क्या, आरबीसी बहुत कम हीमोग्लोबिन बना रही है, हीमोग्लोबिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। अब यहाँ पे इस तरह का अनीमिया किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू दी सिकल शेप ऑफ दी आरबीसीज। यूजुअली बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अच्छा सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ किस तरह का डिसऑर्डर है। अच्छा मैंने हेडिंग में लिखा ही हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव मींस, अब यहाँ पे क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया। अभी सपोज कीजिए कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो है नॉर्मल, और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना, अब ये सेक्स लिंक नहीं है, कैसा डिसऑर्डर है, इट इज़ एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोम की वजह से होगा। अब सपोज कीजिए एक है हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन कैसा होगा, HbA HbA, कोई बात नहीं। अब अगर किसी को सिकल सेल अनीमिया हो गया है, सिकल सेल अनीमिक इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल को सिकल सेल अनीमिया हो गया है तो क्या कंडीशन होगी, उसके जो दोनों के दोनों जीन है ना वो क्या बन जाएंगे, HbS HbS। लेकिन मैम डायरेक्टली कैसे, एक बीच की कंडीशन भी तो हो सकती है कि अगर सिर्फ एक नॉर्मल हो और एक सिकल सेल वाला जीन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेटा अगेन जैसे हम लोगों ने बोला था सेक्स लिंकेज में इनको कैरियर बोला था, तो यहाँ पे भी ये क्या है, कैरियर है। लाइफ नॉर्मल स्पेंड करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये कैरियर्स होंगे, इनके पास ट्रेट है, लेकिन इनको इस ट्रेट का एक एडवांटेज है। देखो ये तो है बेटा नॉर्मल, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं ये लोग भी जिएंगे। लेकिन जब इसमें एक जीन आ गया तो एक कैरियर बन गया, लेकिन इन कैरियर्स को एक एडवांटेज होता है, क्या एडवांटेज होता है बेटा, ये लोगों में मलेरिया का आउटब्रेक नहीं होता। तो ये क्या है, सेफ, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया, तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरियल पैरासाइट, मतलब इनमें कभी भी लाइफ में मलेरिया नहीं हो सकता, कैरियर्स के पास ये एक एडवांटेज है। उसके बाद है बेटा सिकल सेल अनीमिया, जिनमें हो गया है, जो सफरर्स हैं वो ये हैं, तो इनका तो हमें पता है कि लाइफ स्पैन ही बहुत कम होगा, क्योंकि इनमें अनीमिया हो गया लाइफ की किसी भी स्टेज में, जब ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है बॉडी में, और ऑक्सीजन का डिमांड कौन फुलफिल करता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैरीज दी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन लेके जाता है ना, वो हीमोग्लोबिन ही बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस ऑक्सीजन डेथ के टाइम पे क्या होगा, बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितनी बॉडी की डिमांड है, तो कुछ भी हो सकता है बॉडी के साथ। अनीमिया जहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिच सप्लाई ज़रूरी है लेकिन बॉडी प्रोवाइड कर नहीं पा रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अनीमिया। होता कैसे है, हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा इट इज़ जीन रिलेटेड। जीन तो मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन, अगर तो वो नॉर्मल जीन है,
नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल आरबीसीज बनेंगी। कैसी होती है मैम नॉर्मल आरबीसीज? ये देखिए बेटा, ये है हमारे पास नॉर्मल आरबीसीज। कैसी दिखाई दे रही हैं? ये है बेटा बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव समझ रहे हो? अगर साइड से हम देखेंगे तो ये हमें कैसी दिखाई देंगी? ऐसी। यहां से भी कैविटी है, यहां से भी। ये हो गया कनकेव सरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है? कैविटी। ऐसे, और इधर से भी ऐसे। तो इस साइड से साइड्स जो मार्जिन्स हैं वो मोटे हैं, थिकंड है, और बीच में से क्या है? डिप्रेस्ड है, पतली है। तो इस शेप को हम, ये देखो दिख ही रहा है ना डिप्रेशन, ऐसा ही इसके पीछे भी है। जैसे डोनेट होता है ना, पर डोनेट तो क्या होता है? बीच में से खाली होता है ना, रिंग शेप। बस डोनेट को बीच में से हल्का सा जोड़ लो। साइड में जो इसके रिम है, पेरिफेरी है, वो मोटी, और बीच में से क्या हो जाती है? आरबीसी जो है पतली। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल। तो कैसी होती हैं बेटा? बाइकनकेव। कब होंगी? अगर हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन है। और आरबीसी के अंदर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। ओके। लेकिन जब हमारे पास आ गया सिकल सेल का जीन, अगर जीन म्यूटेशन हो गई, मतलब सिकल सेल कब होंगी आरबीसी? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन म्यूटेशन। किस टाइप का मैम जीन म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है? वो देखो बेटा यहाँ पे। अब जीन म्यूटेशन क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ ना बेटा, हीमोग्लोबिन के पास क्या होती हैं? 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। तो इनकी ये जो बीटा चेन है ना, अगर बीटा चेन को हम एक को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे, ये देखो ये है बेटा बीटा चेन। तो ये बीटा चेन के पूरे क्या लगे हुए हैं? अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड को कौन कोड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा? ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए के पास। उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? डीएनए से। डीएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स के पास है, जिन्हें हम बोलते हैं जीन। तो डीएनए का वो छोटा सा सेगमेंट जिसके पास बीटा चेन बनाने का पूरा इंफॉर्मेशन थी, उसको हम क्या कहेंगे? जीन। तो ये है जीन। अब जीन क्या है बेटा हमारे पास? GAG। और ये उसकी क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये अभी आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। ये क्या है? दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये क्या है? दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए। तो डीएनए हमारे पास ये है, तो इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड से ये बन गई कोडिंग स्ट्रैंड। तो जैसी कोडिंग स्ट्रैंड होती है वैसा ही एमआरएनए बनता है। तो एमआरएनए आया GAG। और GAG क्या करेगा? इट ऑलवेज कोड फॉर द अमाइनो एसिड। तो इस चेन के अंदर क्या आके लग जाएंगे? अमाइनो एसिड। और GAG कौन से अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है? उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने कहा था ना याद आ जाएगा, और मैंने गलती से उसको हिस्टडीन लिख दिया। तो मेक अ करेक्शन देयर। वो अमीनो एसिड होता है बेटा ग्लूटामिक एसिड। तो 6th पोजीशन पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? आप इतनी सारी चीजें छोड़ दो, आप क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन पे अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है बेटा? ग्लूटामिन। क्या बोलेंगे इसको? दिस GLU इज GLUTAMINE, ग्लूटामिन। लेकिन बेटा अगर इसमें हो गई म्यूटेशन, कैसी म्यूटेशन हुई है? आप खुद रिकॉल करेंगे, मैं भी इसका आंसर दूंगी, लेकिन आप सोच के देखना यहाँ पे हुआ क्या बेटा? ये जो GAG था ना, इस GAG में ना इस ए क्या थी? दिस वॉज द प्यूरिन। इस प्यूरिन की जगह ना बेटा ये लग गई एक पिरिमिडिन, दैट इज थायामिन। तो GTG। तो यहाँ पे अब जब mRNA बनेगा तो mRNA के अंदर तो T होता नहीं, वहाँ पे U होता है T की जगह, तो GUG। एंड GUG नेवर कोड्स फॉर ग्लूटामिन, इट कोड्स फॉर वेलिन। तो बीटा चेन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन जब बन रहा था तो 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब एक प्यूरिन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बाय द पिरिमिड, हमने नहीं की, हो गया। म्यूटेशन क्या है? स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती हैं या इंड्यूस्ड भी हो सकती हैं। जिस भी रीजन की वजह से वो यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे हुई है बेटा ट्रांसवर्जन। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजिशन तो नहीं हुआ, ट्रांसवर्जन हुआ है, क्योंकि प्यूरिन को किससे रिप्लेस कर दिया गया है? पिरिमिडिन से। तो अब ये जो बेस था, जो नॉर्मली किसके लिए कोड कर रहा था? ग्लूटामिक एसिड के लिए। लेकिन अब ये वाला जो कोडोन है वो तो चेंज हो गया, ये क्या बन गया? GUG। एंड GUG कोड फॉर द अमीनो एसिड वेलिन।
तो ये जो बीटा चेन नॉर्मली बन रही थी, देखो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा बढ़िया तरीके से बन रही है, 5 तक 6 तक यहाँ तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 5 तक तो बन रही है ठीक, लेकिन 6 पोजीशन पे आके क्या हो गया बेटा, गलत अमाइनो एसिड लग गया, जिसकी वजह से ये जो बीटा चेन बन रही है ना, बीटा चेन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम एन HBS पेप्टाइड। मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, सिकल सेल। ये किसके लिए कोड करिए, अब ये क्या बन गया, एक सिकल सेल जीन बन गया। मतलब इस म्यूटेशन की वजह से ये जो RBCs थी जो बाइकनकेव थी, अब वो हमें कैसी नज़र आएंगी, सिकल शेप्ड। क्या होता है सिकल, ऐसा ऐसा सिकल शेप्ड हमें नज़र आएगी, ऐसे क्रीसेंट मून जैसी, इस तरह की नज़र आएंगी। अब क्योंकि ये सिकल सेल RBC है, सिकल सेल्ड या सिकल शेप्ड RBC, और इस सिकल शेप RBC के अंदर कैसा बनेगा बेटा, हीमोग्लोबिन, सिकल शेप्ड RBC, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कैसा होगा, फॉल्टी हीमोग्लोबिन। तो अगर तो नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल RBC बनेंगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी नो सॉर्ट ऑफ अनीमिया। लेकिन बेटा अगर म्यूटेशन हो जाए, जीन म्यूटेशन, किस तरह की म्यूटेशन हुई है, क्या हुआ है यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया में हुई है बेटा, यहाँ पे हुई है हमारे पास ट्रांसवर्जन। किस तरह की जीन म्यूटेशन हुई है, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन किसका एग्जाम्पल था, मतलब किसका टाइप था, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसवर्जन का मतलब समझ रहे हो, एक जो प्यूरिन था, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अ पिरिमिडिन। प्यूरिन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पिरिमिडिन से, और उसकी वजह से म्यूटेशन हुई। कैसी हुई, सिर्फ एक पॉइंट पे हुई है ना, पूरा का पूरा फ्रेम तो चेंज नहीं हुआ, तो कैसी, किस टाइप की म्यूटेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो बताइए समझ में आया बेटा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होगा, अगर आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने वाली ये जो बीटा चेन होती है ना, अल्फा चेन ओके बन रही है, बीटा चेन में क्या होगा, 6th पोजीशन पे आके अगर हो जाए पॉइंट म्यूटेशन। किस तरह की पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन हो गया। यहाँ पे जो प्यूरिन था, इस अमीनो एसिड को कोड करने वाली जो प्यूरिन थी ना, मतलब पूरा जेनेटिक कोडोन था, उसमें इस प्यूरिन को रिप्लेस हो गई ये ड्यू टू म्यूटेशन, किससे, पिरिमिडिन से, और वो पिरिमिडिन की वजह से इसको कोड करने वाला कोडोन चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे गलत अमाइनो एसिड आके लग गया। कहाँ पे, एट 6th पोजीशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एंड दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज सिकल शेप डिसऑर्डर। क्योंकि जब ये चेंज होती है ना, ये चेन बीटा चेन, तो ये RBC की शेप कैसी बना देती है, सिकल शेप। और ये सिकल शेप क्या प्रॉब्लम करती हैं मैम, क्यों अनीमिया हो जाता है। देखो बेटा, ये जो बाइकनकेव शेप की RBCs है ना, ये तो बड़ी ईजिली ब्लड कैपिलरीज में से स्क्वीज आउट होके निकल जाती हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं। देखो कितनी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज है, ये वेसल है, यहाँ से सपोज छोटी छोटी कैपिलरीज, ये देखो इस तरह की कैपिलरीज निकल रही हैं इस तरह से। तो ये जो गोल वाली होती है ना, ये तो यहाँ से मजे से आराम से निकल गई, लेकिन ये जो सिक्कल वाली होती है ना, सिक्कल शेप ऐसे, ये सिक्कल वाली हियर एंड दियर कहीं पे भी ये क्या हो जाती है, फंस जाती हैं, और फंसने की वजह से क्या कर देती हैं, ब्लड वेसल के अंदर रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। रास्ता ब्लॉक हो गया तो RBCs आगे जा नहीं पा रही। RBC के पास ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का ही काम होता है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो RBC क्योंकि सिकल शेप हो गई, वो तो यहीं ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही स्टक हो गई, वहीं पे रह गई, और हीमोग्लोबिन भी उसके अंदर था और ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के पास थी। तो क्या हो जाएगा, अनीमिया, दैट विल कॉज अनीमिया। गॉट इट। अब बेटा सेकंड डिसऑर्डर जो हमारे पास आता है, दैट इज फिनाइल कीटोयूरिया, और इसकी बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। क्या था, क्या इसका पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म याद है, हमने क्या लिया था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब मैं वो पूरा का पूरा दोबारा से नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, तो लिवर के अंदर ये जो फिनाइल एलानिन है, ये बेटा किस में कन्वर्ट होता रहता है, इनटू टायरोसिन, और इसके लिए एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बेटा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है,
तो फिनाइल एलानिन हाइड्रो, और मैंने कहाँ पे पढ़ाया था ये, प्लियोट्रॉपी में एग्जाम्पल दिया था इसका, वन जीन हैविंग मल्टीपल इफेक्ट। क्या इफेक्ट थे, फिनाइल एलानिन लीवर के अंदर कहाँ पे कन्वर्ट होता रहता है, इनटू दी टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज। और ये टायरोसिन क्या करता है, फर्दर ये डोपामीन, एड्रीनलिन, थायरोक्सिन हार्मोन और मेलानिन, ये सारी चीज़ें बनाता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर इस एंजाइम को, इस पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करने वाला जो जीन है, उस जीन के अंदर बेटा अगर म्यूटेशन हो जाती है, उस जीन के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। नहीं बनने की वजह से क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक्यूमुलेशन से क्या होगा, जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना बेटा, इसकी क्या शुरू हो जाती है, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अगर ये एंजाइम इसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो ये फिनाइल एलानिन किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लीवर के अंदर। ये डीएमिनेशन कहाँ पे हो रही है, इन लीवर। लीवर के अंदर क्या होगा बेटा, इस फिनाइल एलानिन को तोड़ दिया जाएगा, इसकी डीएमिनेशन कर दी जाएगी, मतलब इससे अमाइनो ग्रुप हटा लिया जाएगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इनटू फिनाइल पायरूवेट या फिनाइल पायरूविक एसिड या फिनाइल पायरूवेट, एक ही बात है। और ये फिनाइल पायरूवेट अब क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन यहाँ मत लिखिए अभी, एक्यूमुलेट एक्चुअल में क्या होना शुरू होता है, फिनाइल एलानिन अगर इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, टायरोसिन में इसकी कन्वर्जन क्या हो गई है, रुक गई है, तो फिनाइल एलानिन का क्या होगा, डीएमिनेशन होगा। ये किस में स्टार्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरूविक एसिड में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और अब ये तो बन नहीं रहा, अब लगातार 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 लीवर डीएमिनेशन करके पीपीए बना रहा है, फिनाइल पायरूविक एसिड। तो ये क्या होगा, इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। तो इसका बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाएगा होना, एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन की वजह से ये सबसे पहले किसको परेशान करेगा, सबसे पहले ये क्या कोज करेगा, दिमाग के ऊपर मेंटल रिटार्टेडनेस कोज करेगा। मतलब क्या करेगा, इट विल अफेक्ट ब्रेन। उसके अलावा क्या होगा बेटा, डीपिगमेंटेशन, क्योंकि मैंने कहा था ना मेलानिन ही नहीं बनेगा, क्यों, टायरोसिन बना रहा था, क्या बना रहा था, मेलानिन। अब टायरोसिन बन ही नहीं रहा क्योंकि ये एंजाइम नहीं है, टायरोसिन नहीं बन रहा, मेलानिन नहीं बन रहा, तो डीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। तो ये इसका प्राइमरी इफेक्ट है, ठीक है। और ये इसका क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है। इसके अलावा बेटा और क्या होता है, ये जो फिनाइल पायरूविक एसिड है, ये एक तरह की कीटोन बॉडी है। ये कहाँ पे है, ये कीटोन बॉडीज कहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, किडनी में। और किडनी में भी इनका क्या होगा, लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन होगा, वो भी इनको रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसके लिए यूजफुल है नहीं, वो भी क्या करेगी, यूरिन में इनको बाहर निकालना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फिनाइल पायरूविक एसिड है, ये क्या है, कीटोन बॉडी है, इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कीटोन बॉडी थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस डिजीज का नेम क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। कि यूरिया मतलब यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडीज कहाँ जा रही हैं, बॉडी से बाहर जा रही हैं। किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका एक्यूमुलेशन हो गया है। तो कुछ तो क्या करेंगी, ब्रेन को स्ट्रोक देंगी जाके, है ना, दिमाग को हिला डालेंगी। दूसरा क्या होगा, डीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा क्या हो जाएगा कि as ketone bodies eliminated through urine। क्योंकि लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन होगा इन किडनीज में। अभी ये हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना बेटा, वहाँ किडनीज में बताएंगे, किडनी भी उन्हीं चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करती है जिनका बॉडी के अंदर कुछ यूज़ हो, कि हमारे यूजफुल कोई भी कंपोनेंट बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए, उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब करके रख लेती है। अरे भाई ये तो भरा पड़ा है, भर भर के एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, किडनी को भी नहीं चाहिए, कहती जाने दो, समझ गए। तो उसकी वजह से इस बीमारी का नेम, इस डिसऑर्डर का नेम क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। गॉट इट। चलिए उसके बाद है बेटा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या है,
थैलेसीमिया सबको पता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर भी आरबीसीज नहीं बनती। अब जो सिकल सेल एनीमिया था ना, देखो अब एक चीज़ और समझो यहाँ पे, ये जो सिकल सेल एनीमिया था ना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास एक तरह से क्वालिटी पुअर हो रही थी। आरबीसी तो बन रही थी, ऐसा तो नहीं था ना आरबीसी नहीं बन रही, आरबीसी बन रहे थे, नॉर्मल वाले नहीं बन रहे थे, सिकल शेप्ड बन रहे थे, मतलब उनकी क्वालिटी वो नहीं थी जो हमें चाहिए थी। तो ये किस तरह का डिसऑर्डर था, इट वॉज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है बेटा, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, ये हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन अब जो हम थैलेसीमिया में आपको पढ़ाऊंगी ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आप देखना क्वांटिटी ही नहीं बनेगी, तो ये क्वांटिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। होता क्या है बेटा थैलेसीमिया, यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन की क्या होती है, दो चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो यहाँ पे ये थैलेसीमिया भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है थैलेसीमिया ए, पहले तो इसकी टाइप्स लिख लेते हैं। थैलेसीमिया कितने टाइप का है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप थैलेसीमिया की क्या है, एक होता है बेटा थैलेसीमिया ए, और दूसरी टाइप क्या है इसकी, दैट इज थैलेसीमिया बी। तो 2 टाइप की हैं। अब 2 टाइप कैसे, क्या यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, क्योंकि देखो अभी तीनों डिसऑर्डर जो मैं पढ़ा रही हूँ, कौन सा डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बेटा, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, ये ऑटोजोम रिलेटेड है, कहीं पे भी सेक्स क्रोमोजोम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे क्या बताया मैंने, ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स पढ़ रही हैं। वहाँ पे भी क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन था वो फॉल्टी हुआ था। यहाँ पे क्या था, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वाला जो जीन था उसमें म्यूटेशन हुई थी। और थैलेसीमिया में क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 16 है बेटा, इन थैलेसीमिया ए जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 16 है, 16 के ऊपर ना बेटा वी हैव 2 जीन्स, और वो 2 जीन पता कौन से हैं, एक जीन है बेटा HBA जीन, और दूसरा है HBA1, और दूसरा है HBA2। 2 जीन है, कौन सा, HBA1 जीन, HBA2 जीन, ये 2 जीन प्रेजेंट है। और ये दोनों जीन किस चीज़ के लिए कोड करते हैं, फॉर द अल्फा चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर अल्फा चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड नहीं, सॉरी, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या कोड कर रहे हैं, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। अब क्या है, सपोज कीजिए अब यहाँ क्रोमोसोम नंबर 16 में ये 2 जीन थे, अब ये दोनों के दोनों जीन में अगर हो जाए म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ना HBA1 जीन बनेगा, ना ही HBA2 जीन बनेगा, किसी भी तरह से अल्फा चेन्स की प्रोडक्शन रुक जाएगी, क्योंकि जब ये जीन ही नहीं है। और ये किस वजह से होता है पता आपको, किस वजह से है, यहाँ पे ये पोर्शन जो है डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से ये जो जीन है, ये जो 2 जीन है, ये जीन ही डिलीट हो जाते हैं यहाँ से। जब जीन डिलीट हो गए, जीन डिलीट होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कौन देगा भाई, जब जीन ही डिलीट हो चुके हैं। जीन किसके लिए कोड कर रहे थे, अल्फा चेन्स के लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 चेन। जब जीन ही प्रेजेंट नहीं है, वही डिलीट हो गए, तो जीन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीन म्यूटेशन की वजह से जीन प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा चेन नहीं बनेगी। अल्फा चेन अगर नहीं बन रही हैं, तो जो बीटा चेन्स हैं वो एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाएंगी, उनका नंबर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रही है एक्यूमुलेट, क्योंकि अगर अल्फा प्रेजेंट होती तो बेटा अल्फा बीटा जुड़ जुड़ के हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देती। लेकिन अल्फा चेन तो बन ही नहीं रही है, क्योंकि HBA1 और HB2 जीन डिलीट हो चुके हैं फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 16। जीन लॉस्ट, जिसकी वजह से दोनों चेन नहीं बन रही, तो बीटा तो बन ही जा रहा, बन ही जा रहा, बन ही जा रहा है, इसके साथ पेयर करने वाले अल्फा प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या होगा, ये बीटा चेन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। इनका नंबर जैसे ही बढ़ेगा, तो ये आपस में ही, ये एक्यूमुलेटेड चेन आपस में मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगी बेटा, टेट्रामर। और ये जो टेट्रामर फॉर्मेशन है ना, ये क्या करेंगी, आरबीसीज क्या कर जाएंगी, आरबीसीज जो है
मतलब आप क्या बोलें इसको, कोलैप्स करनी शुरू हो जाएंगी, टूटनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर डाउन है। आरबीसी ही क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा। सिकल सेल एनीमिया में क्या था, आरबीसी बन रही थी लेकिन फॉल्टी बन रही थी। यहाँ पे तो आरबीसी बेटा बन ही नहीं रही, आरबीसी क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, तो आरबीसी इसकी क्वांटिटी ही नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। वहाँ पे आरबीसी की क्वालिटी खराब हुई थी, यहाँ पे तो क्वांटिटी के साथ ही खेला हो गया। क्या हो गया, क्वांटिटी ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, अल्फा चेन बन ही नहीं रही, हीमोग्लोबिन कहाँ से बनाई, और हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है, आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी ही कोलैप्स कर रही है। ये टेट्रामर फॉर्मेशन, और टेट्रामर कौन बना रहा है, बीटा चेन आपस में जुड़ के खुश हो रही है, अरे अल्फा तो आई नहीं, चलो हम ही कोई गेम खेल लेते हैं, हम ही ज्वाइन हो जाते हैं। गॉट इट। अब आ जाइए थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया बी कहाँ पे होता है बेटा, ये होता है, इसका जीन होता है क्रोमोसोम नंबर ना 11 पे जीन प्रेजेंट होता है, और वो जीन कौन सा होता है, HBB जीन। यहाँ पे तो HBA जीन की 2 फॉर्म थी ना, 1 और 2, यहाँ पे ये एक ही होता है, HBB जीन, याद रखना एक ही होता है। और ये जीन किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर द बीटा चेन। अब अगर ये जीन प्रेजेंट नहीं है, बीटा चेन नहीं बनेगी, बीटा चेन नहीं बनेगी। लेकिन इस केस में क्या है, 16 वाले जीन ओके चल रहे, क्योंकि टाइप बी है, टाइप बी थैलेसीमिया। यहाँ पे ए वाली आराम से बन रही हैं, बी के साथ झोल हो गया, बी नहीं बन रही हैं, बीटा चेन्स नहीं बन रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो अल्फा चेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, और ये क्या कर देंगी, ये आरबीसीज को रप्चर करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई टेट्रामर, याद रखना, नो टेट्रामर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। ये डायरेक्टली अल्फा चेन, जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा ये आरबीसीज को रप्चर करना शुरू कर देंगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है, आरबीसीज के अंदर, तो हीमोग्लोबिन तो बन नहीं पा रहा, उसकी चेन अल्टीमेटली उठा के आरबीसीज को रप्चर कर देती है। तो अगेन यहाँ पे आरबीसीज नहीं बन रही, तो किसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी ऑफ द आरबीसीज, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। गॉट इट। ये है बेटा थैलेसीमिया, और तीनों के तीनों डिसऑर्डर कौन से थे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कौन से थे, मेंडेलियन। अब आप आ जाइए नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से होंगे, या तो जीनोमेटिक म्यूटेशन की वजह से। क्या थी जीनोमेटिक म्यूटेशन, न्यूमेरिकल चेंजेस, न्यूमेरिकल चेंजेस इन दी क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहा था या क्रोमोसोम नंबर घट रहा था, मतलब या एन्यूप्लॉइडी हो रही थी। एन्यूप्लॉइडी में भी 2 केस थे, हाइपरप्लॉइडी के या यूप्लॉइडी के। हाइपरप्लॉइडी में क्या थी, ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, और हाइपोप्लॉइडी में क्या थी, मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी एंड नलीजोमी। और यूप्लॉइडी में तो पूरा सेट ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है पॉलीप्लॉइडी, और अगर पूरा सेट, एक सेट कम हो रहा है तो हैप्लॉइडी। याद है ना, नहीं भी याद तो प्लीज बेटा रेफर टू दी प्रीवियस लेक्चर। अब आ जाइए नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, या और ये नॉन मेंडेलियन में भी हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, देखो, एक थी ऑटोसोम रिलेटेड और दूसरी थी सेक्स रिलेटेड। देखो ये सारा काम हमने कर लिया, ये 1 2 3 पढ़ने थे हमने पढ़ लिए, ये हमें पढ़ने नहीं है, ये हमें अपनी पेडिग्री के लिए चाहिए, मैंने इसलिए लिख लिए थे। ये एक्स लिंक्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कलर ब्लाइंडनेस हम कर चुके हैं, और हीमोफीलिया हम कर चुके हैं, बताया था ना। इन बीमारियों की, बीमारी नहीं मतलब बीमारी ही है वैसे तो, इन डिसऑर्डर के जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सेक्स में भी कहाँ, वाई के ऊपर नहीं होते, एक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का किस वजह से था, कोन सेल्स, कोन सेल का जीन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, और कोन सेल ही किसके लिए विजन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर द कलर्ड विजन। गॉट इट। अच्छा ये भी हमें नहीं पढ़ना। अब सेक्स रिलेटेड में और ऑटोसोमल, अब ऑटोसोमल में हमें सिर्फ एक ही डिसऑर्डर पढ़ना है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। अब ये ऑटोसोमल कैसे है, लो पहले तो हम उसी को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है बेटा किस वजह से होते हैं, या तो जीनोमेटिक एबरेशंस, या सॉरी जीनोमेटिक म्यूटेशंस, या क्रोमोसोमल एबरेशन, या तो नंबर के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी, या फिर क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम करेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहले ऑटोसोम रिलेटेड पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम। अब क्योंकि मैं इसे बोल रही हूँ ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम से कुछ लेना देना नहीं है। और वो आपको यहाँ पे ये एक जो कैरियोटाइप, ये जो इडियोग्राम है, इडियोग्राम क्या होता है, क्रोमोसोम मैपिंग एक तरह की। तो हमने ये हमारे जो ह्यूमन के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये उनका क्या है, स्ट्रक्चर है। ये देखो हर एक जो हमारा क्रोमोसोम है, इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 23। ईच क्रोमोसोम इज पेयर्ड,
और एक पेयर के अंदर ये जो 2 क्रोमोसोम है ये कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं एग्जैक्टली। तो जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है उसी की दूसरी एलील यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनके बीच में ही क्या है, अगर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन अगर इनके साथ हो रही है तो उसको हमने कहा था ना इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। चलो उसमें मत जाओ, हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन के क्या है बेटा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसको ध्यान, अच्छा इस टेक्निक को, इस डायग्राम को, मतलब ये क्रोमोसोम की शेप साइज स्ट्रक्चर सब कुछ बना के इसको ग्राफ पेपर के ऊपर लाना, मतलब इस ड्राइंग को, इन क्रोमोसोम का शेप साइज सब प्रिडिक्ट करके एक पिक्चर आपको देना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैरियोटाइपिंग। और कैरियोटाइपिंग से हमें मिला क्या, ये इसको हम बोलते हैं इडियोग्राम। तो इडियोग्राम को देख के हमें पता चला कि ह्यूमंस के अंदर एग्जैक्टली सच में ही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इंडिविजुअली काउंट करोगे तो 46। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 10 क्रोमोसोम्स आर देयर। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे बेटा ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 21, ये 21, ये 22 और ये क्या है, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। ये वाले क्या है, ये पेयर क्या बता रहा है आपको, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, दिस इज 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने कहा ना हर एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2। लेकिन आप ये 21 वाले पेयर को देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रखी है, 2 की बजाय आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। और इस कंडीशन को मैंने क्या कहा था, ये किस वजह से हो रही है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से, कि एनाफेज मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के टाइम पे जो डिसजंक्शन होना था, जो पेयर सेपरेट होना था, वो दोनों ही क्रोमोसोम सेपरेट होने की बजाय एक तरफ चले गए। तो एक में कमी हो गई और दूसरी साइड का जो सेल बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये किसकी वजह से हुआ है, ये मैंने वहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल लिखवा दिया था, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ट्राइजोमी का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। यूजुअली हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, वी हैव 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 46 + 1 एक बढ़ गया, वी हैव 47 क्रोमोसोम। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्राइजोमी। तो डाउन सिंड्रोम है ना जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या हुआ है, क्रोमोसोम के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्रोमोसोम में जीनोमेटिक म्यूटेशन हो गई है, ट्राइजोमी हो गई। लेकिन किस में हुई है, सेक्स क्रोमोसोम तो ओके पड़े हुए हैं, ये रहा सेक्स पेयर तो हमारा। किस में दिक्कत हुई है, 21 क्रोमोसोम पेयर में। और 22 तक क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोसोम। तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, ऑटोसोमल। सिम्टम क्या है, देखो बेटा सिम्टम आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे क्या होगी, मेंटल रिटार्टेडनेस, और क्या होगी, क्रीज्ड पाम। यहाँ पे दिख भी रही है देखो, पाम क्रीज। उसके अलावा क्या होगा, ये जो बैक साइड ऑफ दी हेड होता है ना बेटा, इट विल बिकम चपटा, ऐसे प्रेस्ड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे अंदर को घुसा हुआ। क्या बोलेंगे, फ्लैट बैक ऑफ दी हेड, फ्लैट बैक ऑफ दी हेड। और क्या हो जाएगा, फेस जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड बन जाएगा और बड़ा फैटी सा फेस हो जाएगा। जीभ जो है हमेशा बाहर, टंग कैसी हो जाएगी, TONGUE, टंग कैसी हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी और प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूड आउटवर्ड्स, हमेशा बाहर की तरफ ही निकली रहेगी, क्योंकि बड़ी हो गई, लंबी हो गई, मोटी हो गई। उसके अलावा क्या हो जाएंगी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ का भी खतरा रहेगा इनको। और क्या होगा, बस बाकी तो सारे के सारे में। हाँ, और जो ये हमारी फिंगर की टिप्स के ऊपर ये जो लूप्स है ना, फिंगर प्रिंटिंग जिससे आती है, लूप्स जो है इनका नंबर बढ़ जाएगा। ये सब बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इस डिसऑर्डर का एक और ऑल्टरनेट नेम है बेटा, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मंगोलियन आइडियोसी। लेकिन मंगोलियन लोगों को इससे दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इस डिसऑर्डर से जो सफरिंग पीपल होते हैं ना बेटा, उनकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे वो मंगोलिया के नेटिव्स हैं, समझ रहे हो।
मंगोलियन पीपल जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, तो मंगोलिया के लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसको अब हम मंगोलियन आईडीओसी बोलते नहीं हैं, क्योंकि मंगोलियन लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं क्या हम डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हैं, जो आप डाउन सिंड्रोम वालों को मंगोलियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा रेसिस्ट हो गया था, तो इसको हमें नहीं बोलना, लेकिन हमें बताना पड़ता है आपको। उसके बाद आ जाइए बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये कौन से हैं, ऊपर हेडिंग में देखो सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इनमें अब सेक्स क्रोमोसोम के साथ खेला हो रहा है। क्या खेला हो रहा है, देखो भाई, ये क्या है, नॉर्मली एक मेल है, और जब मैं ह्यूमन में मेल का कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो हम कैसे लिखते हैं, 44 तो बेटा ऑटोसोम है, और एक होता है हमारे पास, अगर मेल है तो उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो ये एक मेल है। लेकिन उसके अंदर क्या हो गई भाई, ट्राइजोमी हो गई। यहाँ पे भी ट्राइजोमी किसकी हो गई, सेक्स क्रोमोसोम की। क्या हो गया, इस एक्स के अलावा एक और एक्स आके बैठ गया, तो क्या हो गया, क्या रीजन हो गया यहाँ पे, अगेन जीनोमेटिक म्यूटेशन, ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एक एक एक्स और एक वाई होता है तो वो मेल है, लेकिन यहाँ पे वाई तो है, इसका मतलब मेल है, लेकिन एक्स दो हो गए, है ना, तो क्या हो गया कांड। अब क्या हो गया, ये है तो मेल, लेकिन इसकी अपीयरेंस क्या हो जाएंगी, इसमें कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, मेल विद फेमिनिन कैरेक्टर्स। कैसे, लाइक गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, development of mammary glands, or you can say breasts in males। इनकी जो पिच भी है, वॉइस भी है, जो पिच है ना, फीमेल्स की तरह श्रिल हो जाएगी, वो मोटी भारी आवाज़ नहीं रहेगी। और क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इट वुड बी अ स्टीराइल मेल। ये कैसे मेल होंगे, स्टीराइल मेल होंगे। ऑब्वियसली भाई डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है बॉडी से, तो मेल है कि फीमेल है, क्या बनाऊँ, स्पर्म बनाऊँ कि एग प्रोड्यूस करूँ। अब एग प्रोड्यूस करने के लिए अपरेटस ही नहीं बना इसके अंदर, स्पर्म ये प्रोड्यूस कर नहीं रहा, क्योंकि भाई दो एग्स हैं, समझ रहे हो, तो ये मेल कैसा होगा, इट वुड बी अ स्टीराइल मेल। तो किस वजह से हुआ, ट्राइजोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। तो किस में म्यूटेशन हुई, सेक्स क्रोमोसोम में, इसलिए सेक्स रिलेटेड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर है। उसके बाद आ जाइए बेटा द लास्ट वन, द टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, ये होता है बेटा इन फीमेल्स, फीमेल दिख भी रही है आपको। तो फीमेल जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ह्यूमन फीमेल। फीमेल का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है हमारी बॉडी में, 44 प्लस एक्स एंड एक्स। ऑटोसोम के साथ जब दो एक्स लगे हो, मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हो, तो वो एक फीमेल होती है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया बेटा, ये एक एक्स इज मिसिंग। क्या हो गया, ओनली वन एक्स इज प्रेजेंट इन द सेक्स पेयर। जो सेक्स पेयर था हमारा क्रोमोसोम का, उसमें से एक एक्स मिसिंग है। तो इस कंडीशन को हम और अप्रोप्रिएटली कैसे लिखेंगे, 44 प्लस एक्स 0। किस वजह से हुई, क्या हो गया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम। वो डिलीट होने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द मोनोजोमी। तो यहाँ पे क्या हुई है, क्या रीजन है इसका, मोनोजोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मोनोजोमी का मतलब समझ रहे हो ना, -1। हमारा एग्जैक्टली नंबर क्या होता है, इट इज़ 46। 46 में से एक घट गया, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है, 45 होने चाहिए थे, 46। और कौन से वाले क्रोमोसोम छिड़े हैं, किसके साथ प्रॉब्लम हुई है, द सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होगा, फीमेल देख लीजिए, फीमेल में क्या क्या दिक्कत होने वाली है, शॉर्ट स्टेचर वाली फीमेल होंगी, शॉर्ट स्टेचर्ड फीमेल, कद बहुत छोटा होगा। नंबर 2, देखो शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर्स की मेंस्ट्रुएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वैसे नहीं ही होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं लिख देती हूँ रीज़न। यहाँ पे जो ओवरीज बनती है ना बेटा, रूडिमेंटरी ओवरीज, फंक्शनल है ही नहीं ओवरीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। फीमेल है और मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मतलब एग्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो फेमिनिज्म तो वैसे ही नहीं आएगा। क्योंकि फेमिनिन कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब फॉलिकल्स होते हैं उनसे ही तो सिक्रीट हो रहा है क्या, इस्ट्रोजन।
और फिर जब उनसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो क्या सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही नहीं है तो फेमिनिन कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे। तो शॉर्ट स्टेचर्ड फीमेल होंगी, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, किसी भी तरह के मतलब के अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड फेमिनिन फीमेलनेस के लिए, ये आप कह सकते हो अंडर डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये वाली जो फीमेल्स होंगी ना बेटा, ऑब्वियसली ये कैसी फीमेल्स होंगी, स्टीराइल फीमेल्स, फर्टाइल नहीं होंगी। ये कैसी होंगी, स्टीराइल फीमेल। क्योंकि देखो सबसे बड़ा रीज़न मैंने लिख ही दिया है, ओवरीज ही इनकी क्या रहती हैं, अंडर डेवलप्ड। तो इसके साथ बेटा हमारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों ने म्यूटेशंस पढ़ी थी। तो म्यूटेशन के बेस पे कि म्यूटेशन से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा भी हो सकता है। अभी फ़ायदे वाला तो देखेंगे सौदा क्या है, आई थिंक नहीं आपके कोर्स में नहीं है। तो म्यूटेशन से नुकसान क्या क्या हो रहा है। तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहे हैं, ह्यूमन में काफ़ी तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने 2 हेडिंग के अंडर पढ़ लिया, कौन कौन से, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन में जो हमारे कोर्स में थे रेसेसिव वाले और डोमिनेंट वाले, मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, वो हमने पढ़ लिए। और उसके बाद इधर नॉन मेंडेलियन में हम लोगों ने टर्नर, डाउन और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये करके इसके साथ बेटा हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश अप। So that's all for today. Enjoy your day.